मैंने 6-7 साल की। कितने साल हो गया? घटाओ। क्योंकि शुरू में फादर बोलते थे तो हम नहीं मानते थे, मतलब ऐसे जैसे बचपन में। तो 15 के बाद फिर रूल पे आ गए। हम लोग को पिताजी पकड़ के मुखा ले जाते थे। ये हम तो बाद में गुरु गोस्वामी किया खुद, जैसे पेट गड़बड़ है जो भी तो धीरे 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 फिर जरूरी हो गया, मतलब एलोपैथी दवाई नहीं लेने लगते। ये तो प्राकृतिक चीज से हुआ, योग। तो उसी के साथ फिर योग करते थे। धीरे धीरे फिर योग सीख। पहले ये बड़े लोग जैसे छोटे बच्चों को पकड़ के जो कराते हैं उधर हुआ। फिर पिताजी को सुबह जल्दी उठो 5 मिनट प्राणायाम का सिखाया। फिर वो आंख बंद करो थोड़ी देर, फिर त्राटक उनके चश्मा लगा था सबको। तो ऐसे कुछ कुछ हम लोग ऐसे काम के टाइप करते थे, बोल रहे चिल्लाए डांटेंगे करके। धीरे धीरे बड़े भाई बहनों में वो असर दिखने लगा, रिजल्ट। और चिड़चिड़ापन था वो थोड़ा कम हुआ, थोड़ा मैं एकदम गुस्से में, तो उसको बिल्कुल पकड़ के करा देते पिताजी। धीरे धीरे घर में थोड़ा चेंज आया, तो 5 भाई बहन में 2-3 लोग ठीक होने लगे और माहौल थोड़ा एक अलग सात्विक माहौल होने लगा घर में। खाना नहीं खाते थे या नहीं खाना होगा खाना, तो उसको फिर सात्विक भोजन में लाए। मतलब पिता का पूरा काफी बड़ा रोल था बहुत बड़ा आप लोग को मोल्ड करने के लिए। ठीक है, बहुत जरूरी है। मुझे याद आता है कि मेरे पिताजी तो सुबह 5 बजे बोले, 4:30-5 बजे बोले उठो, घर में नहीं रहना, आउट। मतलब बाहर जाऊँ, कुत्ते दौड़ाएंगे, कोई बात नहीं, दौड़ो। उस समय था, उस समय लोग बिल्कुल। हाँ, पर अब वो आदतें तो हमारी बन गई ना, अब तो वो मोल्ड नहीं हो। बच्चों के लिए गुस्सा। अब तो वो आदतें बन गई कि सुबह उठना है मतलब उठना। अब वो सालों की आदत हो गई। तो मुझे याद है बचपन में पापा क्या करते थे, आते थे कुछ बोलते नहीं थे, ठंड है तो पंखा चला के चले जाते थे, और मतलब गर्मी है तो पंखा बंद करके चले जाते थे। मतलब उनको ये है कि उठ जाएंगे, और या ठंड के टाइम खिड़की खोल के चले जाते थे, ये इसको उठना है, तो हम उठ जाते थे। अच्छा तरीका था ये भी, चुपचाप ठंड लगेगी तो वो तो उठना ही, मतलब इसका इंडिकेशन ये है कि तुमको उठना है। मैंने कब उस चीज को मानने लगे वो हमको भी नहीं पता नहीं चला, अनजाने में शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे वो हमारे जीवन का हिस्सा बन गया। आपको कितने साल हो गए योग करते हुए? बचपन से ही, मतलब मेरे फैमिली में कुछ मेंबर हैं जो करते थे और हमें जबरदस्ती करवाया जाता था आसन। फिर मम्मी के प्रभाव से हम भक्ति योग से ज्यादा जुड़े हैं। फिर उसके बाद वही थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन कॉन्शियसली, मतलब अपनी इच्छा से कभी नहीं किए। फिर जब तबीयत खराब होना शुरू हुआ और वहाँ रामदेव जी बहुत ज्यादा फेमस हो गए, तो मैं 1 साल बस उनको देखती थी, कुछ करती नहीं थी। मुझे लगता है ये करने से कुछ होगा थोड़ी। फिर धीरे धीरे खुद करना शुरू किया। तो मुझे साइनस का प्रॉब्लम था उस टाइम, बिना सोचे ही किया था, तो साइनस का प्रॉब्लम उस टाइम मेरा प्योर नहीं बोलूंगी, लेकिन जब तक कर रही थी एकदम, मतलब वो प्रॉब्लम होना बंद हो गया। फिर जब यहाँ आई तो मेरे हस्बैंड का कहना था कि ये टीवी देख के कर रही हो कुछ, तो मतलब तुमको तो तुम गलत कर रही हो कि सही कर रहे हो पता तो नहीं चल रहा है। तो मैंने यूनिवर्सिटी में एक योग का कक्षा देखा, तो वहाँ एटलीस्ट सर्टिफिकेट कोर्स कर लो। तो मैं थी बंगाली मीडियम, वहाँ हिंदी या इंग्लिश मीडियम। तो वहाँ गए तो जो एचओडी है उन्होंने बोला नहीं नहीं तुम ये नहीं करो। तो वहां से सीरियस जर्नी जो है वहां से शुरू हुई। एमए होने के बाद बहुत बढ़िया। आपके? मेरा सर स्कूल टाइम में था, जैसे टीचर्स वगैरह थे वो प्राणायाम वगैरह वो सारी चीजें कराते थे, और थोड़ा बहुत मेडिटेशन वगैरह के सेशंस होते थे। बाकी तो पीटी वाला ही होता था वहाँ पे। तो वहाँ पे बस थोड़ा बहुत पता चला था कि ऐसा कुछ होता है, बट प्रॉपर लाइक 6 इयर्स से होगा। पहले सेल्फ प्रैक्टिस थी मेरी, मतलब अपना जनरल क्लास में बस अटेंड करने जाती थी, तो वहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्ट आया। फिर मुझे पता चला कि इसमें कोर्स भी कर सकते हैं, सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं या डिग्री वगैरह भी। तो फिर यूनिवर्सिटी से भी बोलना चाहिए लास्ट 2 ईयर से मतलब प्रॉपर सिखाना भी, मतलब प्रॉपर सिखाना 2 ईयर्स से चालू हुआ। तो जो एकदम पकड़ के छोड़ा नहीं है वो ढंग से बोलते हैं। कई साल से कर रहे हैं आप योग? 4 years। 4 years।
योग सीखने से योग सिखाने तक आप लोगों की चारों की जर्नी वैसी है, और आप पूरे परिवार को योगमय और प्राकृतिक चिकित्सामय कर चुके हैं। स्टाफ, कस्टमर, सब सब खींच रही हूँ और रिजल्ट आता है। रिजल्ट भी आ रहा है। इसमें मेरा बिजनेस नहीं रहता है कि मैं इसमें पैसे कमाऊंगा नहीं, बट जो इतनी तकलीफ पा रही हूँ उनको कुछ तो रास्ता मिले। वो छोटी छोटी चीजें जो नहीं मानते हैं वो लोग प्रैक्टिकल करके दिखाओ, बताओ। और हफ्ते में सर स्टाफ के इसमें भी हर संडे पूरे स्टाफ के बच्चे एक जगह आते हैं योग करते हैं। अभी उसमें बदमाशी चल रही है, क्यों नहीं आए, तो बहाना कर करके, तो वो भी अब उसको टाइट करना। अच्छा लगा आप लोग की यात्रा सुन करके। आप लोग तो ये एक सेकंड में वो लोग एक एक ही टाइप का काम कर रहे हैं, जैसे फेशियल कर रहे हैं तो उनके भी हाथ में दर्द है, तो उनको फर्क लगा। इसलिए मेरे को जिसके समझ में आ गया, आप पूरी तरह उसको समझा चुके, फिर वो नहीं जाए। वो लाइन पकड़ाने में आपको काफी मशक्कत लगती है, ट्रस्ट पैदा करना, उसके मन में ट्रस्ट पैदा करना। जैसे जिसको नहीं है, जहाँ आप बोले कि तुमको साइनस तकलीफ है तो तुम लोग भी लोग करके देखे हो, उधर सुनेगी नहीं यानी उसको लगता है ये फिर अच्छा चीज है। अरे नहीं, जब भुगतते लगे हैं तो बहुत ज्यादा भुगतते हैं ना, भुगतने के बाद होता है। तो वो अपने आप, हाँ भाई एक बार करके देख लेते हैं इसको भी, अगर जब करने हाँ, लगते हैं बहुत ना, दुखी हो गए, कुछ नहीं बन रहा। बोले तू 8 दिन नहीं, तू 3 दिन तू मान, ये कर, लोग विलोम कर, तेरे को बहुत फर्क लगेगा। एक्चुअली मुझे हंसी आती थी, मेरे जब जिनको मैं देखती थी वो करते थे, बचपन में बहुत हंसते थे हम छुप छुप के, अरे क्या कर रहे हैं। मतलब तब कपालभाति ये सब इतना प्रचलन में नहीं था, और वो गुरु बताते थे, वो उन लोगों के लिए एक दीक्षा था। मतलब गुरु कपालभाति, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, ये गुप्त ज्ञान वो लोग ऐसे बोलते थे और छुपा के करते थे। मैं जिनको जानती हूँ मेरे घर में, तो हम छुप छुप के वो चीज को देखते थे और हंसते थे, अरे क्या कर रहे हैं। साइनस है, सर्दी है, साइनस है, सीवियर साइनस है, समझिए। अंडर आई दिख रहा है, आंख दोनों तरफ काला दिख रहा है, चश्मा का पावर बढ़ रहा है, पढ़ाई करने में तकलीफ हो रही है, हेडेक हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, उसके लिए पेन किलर ले रहे हैं सिर दर्द के। तो जब उनको ऐसे स्टेजेस बताओ कि देखो तुम कहाँ जा रही हो, वो चिड़चिड़े हो गए हैं। जब दिन भर सिर दर्द रहेगा हैवी, तो वो सिर का दर्द तो बर्दाश्त नहीं करके चिड़चिड़ी हो गई। फिर उसको जब बताओ कि तू ना यहाँ से शुरू कर, सिंपल लोम विलोम कर, तो कुछ मत कर, 15 दिन, 8 दिन, 4 दिन, 3 दिन कर। पर अब उसको, वो तो वहां पहुंच चुकी, तो उसको वहां लाने में मतलब कैसे ट्रस्ट पैदा करें, यानी कमिटमेंट पे काम होता है। तू ये कर, फिर मेरे को बताना, फिर आगे देखते हैं, फिर ये होगा। और उसका कम से कम उसकी मदर ने 6 महीने उस बच्ची पे, मैं उसकी मदर को बोली आप ये करा लिए ना, इसकी आधी बीमारी खत्म हो जाएगी। तो पता नहीं कैसे फिर वो कराई और फर्क लगा। और मैंने फालतू चीज करती थी, अंडर आई के लिए क्रीम दो, अरे तेरा साइनस है तो अंडर आई तो हैवी लगेगा नहीं, यानी कहाँ जा रही है मुझे तो पता था, और कुछ होगा नहीं ये भी मुझे पता था। तो चश्मे का पावर बढ़ते जा रहा था, चिड़चिड़ी हो रही थी, पढ़ाई का परसेंट उसका कम हो रहा था, और कारण मुझे समझ में आ रहा था कि ये यहाँ, तो मैं कैसे करके उसको समझाऊं। मैंने ये जनरल पब्लिक में ये स्थिति है। योग को बताना समझाना बड़ा समय लगता है। बहुत एक महिला आई थी अभी परसों मेरे पास, बोले मुझे योगा करना है आपके पास। मेरा ही स्वागत है आपका। तो बोले मैं आए दिन बहुत बीमार पड़ रही हूँ, और कभी इस चिकित्सक के पास, कभी उस चिकित्सक के पास। बोले पर मेरे एक मित्र हैं जो आपके पास 10 साल से आ रही है, मैं 10 साल से देख रही हूँ, वो वैसी की वैसी है, उनको कोई बीमारी नहीं होती, कुछ नहीं होती। तो मैंने आप 10 साल से उनको देखती तो मैंने आप 10 साल बाद जागे हो। वो 10 साल बाद आगे ठीक हो गए बोलते नहीं, ऐसा- पर ठीक है, सोची तो हंसते हैं। हाँ उसने बोले मैं रात भर में सोच बड़ा
मंथन में था, मैंने 10 साल से देख रही हूँ वैसी की वैसी, और मैं देखूं कभी वाले हॉस्पिटल, कभी बॉम्बे, कभी इधर। तो बोले इसका इसका लग रहा है कुछ जवाब, इसका आंसर कहीं और है। तो फिर वो मेरे पास पर चलो सोची तो उसने, ये बहुत बड़ी बात। फिर 10 बहुत होते हैं। 10 साल बहुत होता है सोचने के हाँ, लिए। तो योग ऐसा देखिए, शुरुआत में लोगों ने यही माना कि ये एक ऋषि मुनियों की व्यवस्था है, इसे संत, साधु, महात्मा, दाढ़ी वाले, ऐसे लोग ही योग करते हैं, क्योंकि योग की कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति इसी तरीके से लोगों से में हुई थी। फिर मुझे याद आता है 2004 में जब बाबा रामदेव पर रामदेव ने बाबा क्रांति करवाया, तो उन्होंने प्राणायाम ऐसा बताया, योग को ऐसा प्रेजेंट किया कि इसे कोई भी कर सकता है, और आप किसी भी शारीरिक अवस्था में क्यों ना हो, आप कर सकते हो। सही। जब ऐसा उन्होंने संदेश लोगों को दिया और सुबह लोगों को उठने के लिए प्रेरित किया, 4-5 बजे से लोग उठते, उनके शिविर में जाते, तो उन्होंने जो भी बताया, सही गलत उस चीज को नहीं हम व्याख्या करते, कि उन्होंने जो भी मेथड बताया कि ये करो, ऐसा करो, तो लोगों ने उसे स्वीकार करना शुरू किया, क्योंकि हर कोई शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स देखना चाहता है। तो योगा जो है वो शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स के लिए तो है नहीं, और बेसिकली योगा करना एक प्रोसेस है, अपने लाइफ को एक अलग ही आकार में मोल्ड करने का प्रोसेस, और वो कुछ दिनों में नहीं होती है। 2004 में जो उन्होंने लाया, वो उसका असर लोगों में 2006-07 तक रहा। उसके बाद धीरे धीरे वो भी ढीले हो गए, और लोग भी फिर उनके जो समुदाय बन गए, गार्डनों में होने लगा, वहां बैठ करके लोग 1 घंटा सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम इनका अभ्यास करते हैं। तो जो फुल टाइम योगा प्रैक्टिशनर्स थे, जो इस विधा से जुड़ करके लोगों को स्वास्थ्य देने आए थे, उनके लिए हमेशा चैलेंज रहा। ये चैलेंज रहा कि सही बात को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना, जहाँ प्राणायाम कैसे करना है, कितनी देर करना है, किसका समय कितना होना चाहिए। अभी कोई भी रैंडमली बोले, मेरे पास आने वाला सदस्य बताता मुझे कि सर मैं 1 घंटा योगा करता हूँ, उसमें 25 मिनट कपालभाति करता हूँ, और 10-15 मिनट भस्त्रिका करता हूँ, 25 मिनट नाड़ी शोधन प्राणायाम करता हूँ। तो ऐसे वो व्याख्याएं देता था। तो लोगों का फोकस हो गया प्राणायाम पर। उसके पहले अब आ गया लोगों का फोकस आसनों पर। पहले था लोगों का फोकस ध्यान पर। तो ये स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन है। कैसा स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब सिविल लाइंस में जो योग केंद्र था बिहार स्कूल ऑफ योगा का, तो वो हर सुबह आने वाले व्यक्ति को संप्रोक्षण कराना, नीति कुंजल कराना, कर्म योग कराना, वही योग का हिस्सा था। तो वहाँ बाकी लोग जाते ही नहीं। बोले कौन, हाँ, झाड़ू लगाना, कचरा साफ कौन बोले करना, जा करके वो नीति करेगा और फिर रोज उनको ये करना है प्रक्रिया। तो उस कारण से भी कुछ लोग जुड़े उस चीज से। तो इतनी व्यवस्थाओं के बाद अब 2023 में जब हम बैठे हैं, तो हमें योग को किस स्वरूप में लेकर जाना है। क्या हमें योग को आसनों के स्वरूप में लेके जाना है कि लोग उसे पावर योगा बता करके 1 2 3 4 5 और फास्ट तरीके से योगा को एक्सरसाइज फॉर्मेट में प्रेजेंट करके उसे एक एक्सरसाइज टेक्निक बना रहे हैं। एक तरफ एक ग्रुप है जो बैठ करके प्राणायाम ही कर रहा है, एक वर्ग है जो ध्यान पर फोकस्ड है, वो सहज मार्ग के ध्यान होंगे या ब्रह्म कुमारी के ध्यान, राजयोग के ध्यान होंगे, या फिर ओशो के ध्यान होंगे, या शिवानंद बाबा के ध्यान होंगे जो कुंडलिनी पर फोकस करते हैं। तो सब, फिर आर्ट ऑफ लिविंग सुदर्शन क्रिया की क्रिया होगी। अब ईशा योग आया तो उसने अपने इनर इंजीनियरिंग की बात कही। तो इस तरह से योगा को एक डिजाइन अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से पेश कर दिया। तो अब हम सबकी एक सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि योगा को
इन इट्स प्रॉपर रूप में रखा जाए। प्रॉपर रूप क्या है? योग जीवन शैली। जब हम जीवन शैली की बात करते हैं तो वहां पर वैसा जीवन वैसा भोजन। अभी हम भोजन हमारा पूरा आधुनिक और हम कर रहे हैं योग, तो क्या योग अपना प्रभाव दिखा पाएगा? हाँ, बता रहा हूं। तो क्या हमारा जीवन वैसा रह पाएगा? तो लोगों के मन में योग की प्रॉपर परिभाषा अगर आप बना पाए तो बनाएं। प्रॉपर परिभाषा वही है जो हम अष्टांग योग में पढ़ते हैं, जहाँ योग को समग्र रूप में कहा गया है। अब जब हमने अपनी जर्नी शुरुआत की तो आसनों पर फोकस किया, प्राणायाम पे फोकस किया, ध्यान पे भी फोकस किया, और जब जैसी आवश्यकता रही वैसा काम किया। जब योग सिखाना शुरू किया तो कम लोग भी आते थे, ज्यादा लोगों में रुझान भी नहीं था। तो वो जर्नी थी 2-4 लोगों से लेकर के बहुत लोगों तक पहुंचने की। तो बहुत सारे स्टेजेस देखे, ट्रांसफॉर्मेशन देखा, लोगों का करने का तरीका बदला। फिर आए कि नहीं, ओरिजिनलिटी ही बनाए रखनी चाहिए। तो अब ओरिजिनलिटी क्या होगी कि आसन, प्राणायाम, ध्यान और अध्यात्म सबको जोड़ दीजिए, तब आप योग को वास्तविक स्वरूप में परोस पाएंगे। तो यम नियम ने वो समझाया हमें जो हमारे जीवन को वास्तविकता में जैसा होना चाहिए बता। बट दुनिया का हर व्यक्ति वैसा नहीं बन सकता। हर युग में 2 तरह के लोग आए और हर धर्म में 2 लोग माने जाते हैं, देवता और राक्षस। अगर हम दूसरे धर्मों में देखें तो प्रभु और शैतान, इस्लाम में देखें तो अल्लाह और इब्लिस। तो हर जगह पे 2 लोग आए तभी तो दोनों की, एक के कारण तो दूसरे की महत्ता है। एक ही जैसा होता तो वैसे ही पारसियों ने माना अहुर मुजद और अहिर रहमान, 2 लोगों का वो माना। फिर इन 2 के अलावा जब मनुष्य का युग आया तो मनुष्य युग के पास दोनों ऑप्शन थे कि वो शैतान बन जाए या फिर देवता अनुसार आचरण करे, या फिर मनुष्य जानवर बन जाए और नीचे चला जाए। तो इधर नीचे जा सकता है, वो जानवर बन सकता है, बैकवर्ड जा सकता है। बैकवर्ड कहाँ जाएगा? राक्षस बन करके, स्वभाव से, व्यवहार से, विचार से, या फिर दिव्य। तो स्वामी विवेकानंद ने योग की परिभाषा क्या दी? उन्होंने बताया कि योगा इज इवोल्यूशन फ्रॉम एनिमल स्टेट टू डिवाइन स्टेट। फ्रॉम एनिमल स्टेट टू डिवाइन स्टेट। बोले हम मनुष्य भी नहीं, क्योंकि मनुष्य जानवर तरह के तो व्यवहार करता है। तो उन्होंने इस जर्नी को ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन की बात कही। तो महर्षि पतंजलि ने इसी को यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि बताया। तो ये है वही चीज, स्टेप बाय स्टेप। अब यम नियम क्या है? तो उन्होंने बताया कि 5 यम होते हैं। यम क्या है? जो हमें नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? तो बोले हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो अहिंसा करनी चाहिए। अहिंसा मतलब इस संसार में अहिंसा का पालन होना चाहिए। फिर बोले झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो बोले सत्य, हमें सत्य कहना चाहिए। तो अहिंसा, सत्य। फिर कहा अस्तेय। अस्तेय अर्थात हमें किसी भी वस्तु को जो श्रम से कमाई हो उसको छोड़कर दूसरे को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अस्तेय। फिर बताया ब्रह्मचर्य। बोले संतति आगे बढ़ाने के लिए हमें अपनी ऊर्जाओं को उस दिशा में उपयोग करके बाकी फिर उस ब्रह्म की तरह आचरण, क्योंकि वास्तविकता में हम ब्रह्म हैं, तो
तो हमारी ऊर्जा ब्रह्म की ओर जानी चाहिए। तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्म की तरह आचरण, ब्रह्म मतलब आप सोल हैं, आपने कहा आत्मा। फिर उनका अपारिग्रह, उन्होंने कहा कि स्टोर करके रखना नहीं चाहिए, जितना जरूरी उतना ही आपके पास होना चाहिए। तो अगर इन पांचों को पालन किया जाए तो हमारी मानसिक स्थिति बेहतर होने वाली है। क्योंकि हमने एक चीज तो पहले ही डिस्कस कर ली कि सब कुछ, जितने आकर्षण और विकर्षण है वो इस शरीर से जुड़े हुए हैं। जितने सगे संबंधी, जितने भी नाते रिश्ते प्रेम है, वो सब कुछ इस शरीर से जुड़े हुए हैं। घर चाहिए शरीर के लिए, ठीक, भोजन चाहिए शरीर के लिए, निद्रा चाहिए शरीर के लिए, अब धन चाहिए इन सभी चीजों के लिए। तो हमारा सब कुछ शरीर के इर्द गिर्द घूमता है। तो चूंकि शरीर के इर्द गिर्द हर चीजें घूम रही हैं, तो हमारे आकर्षण विकर्षण उसी से जुड़े हुए हैं और हमारी सोच वहीं तक सीमित होती चली गई। हमने बियॉन्ड सोचना बंद कर दिया। तो योग हमें बोल रहा है कि हमें एक स्टेप आपको ऊपर उठाएंगे। फिर उन्होंने कहा नियम। नियम का मतलब क्या होता है? नियम का मतलब ये कि जो आपको करना ही चाहिए। तो क्या कहा? बोले सबसे पहले सफाई करो, शरीर की बाहरी सफाई करो और अंदरूनी सफाई करो, शौच। दूसरा, अभी वर्तमान में जो आपके पास है उसमें संतोष रखो। तीसरा, तपस, अर्थात अपने आप को हर परिस्थिति में रहने के लिए ढालो। कैसी भी परिस्थिति में आपको रखा जाए आप उसमें अपने आप को ढाल सकें। चौथा, स्वाध्याय, अर्थात नियमित अध्ययन करो। और मनुष्य का कार्य यही है कि वो स्वयं का उत्थान दो तरीके से कर सकता है, दूसरों के ज्ञान से या फिर खुद के ज्ञान से। क्योंकि ज्ञान के दो प्रकार हैं, पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या अर्थात द डायरेक्ट नॉलेज जो हम ध्यान से प्राप्त कर सकते हैं, और अपराविद्या जो ऋषियों ने देखी सुनी समझी जानी लिखा, वेदों को उपनिषदों को, उनको पढ़ करके ज्ञान जो हम प्राप्त करते हैं उसको अपरा विद्या बोलते हैं। तो बोले या तो आप परा विद्या प्राप्त कर सकते हैं या फिर अपरा विद्या प्राप्त करते हैं। तो स्वाध्याय करो। तो स्वाध्याय ये दो तरीके से आप स्वाध्याय कर सकते हैं। पांचवा उन्होंने कहा ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान अर्थात अपना सब कुछ जो भी आप कर्म करते हो एट द एंड, जैसे आपने बताया कृष्णमस्तु, सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दो। अब इन दोनों में उनका मुख्य उद्देश्य था कि हम मन की स्थिति को स्ट्रांग बना लें पहले ही। इन सब चीजों को, यम और नियम को कठोरता से अपने जीवन में अपनाने के बाद उन्होंने कहा कि हम आसन पे जाएं। तो आसन की क्या आसन क्या है? तो उन्होंने कहा कि हम अपने मन को कंट्रोल करना है पहला, क्योंकि ध्यान करने के लिए हमें मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। बिना मन को कंट्रोल किए ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने बताया कि मन को कंट्रोल करने के दो रास्ते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में उन्होंने 5 चीजें रख दी, जिसे बहिरंग योग कहा जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। और डायरेक्ट मेथड टू कंट्रोल द माइंड में उन्होंने 3 रखा, धारणा, ध्यान और समाधि, जहां हम डायरेक्टली माइंड से डील कर रहे हैं। तो जब हम आसन की बात करते हैं तो आसन इज नथिंग बट इनडायरेक्ट मेथड टू कंट्रोल द माइंड। ठीक। प्राणायाम क्या है? दिस इज ऑल्सो इनडायरेक्ट मेथड टू कंट्रोल द माइंड। हाँ भैया, 2 मिनट बैठे। हाँ, इनडायरेक्ट मेथड टू कंट्रोल द माइंड। आसन का मूल उद्देश्य क्या है? आसन का मूल उद्देश्य है कि पहले आप हर परिस्थिति में रहना सीखें। जिस भी परिस्थिति में आपको डाला जाए आप उसमें अडॉप्ट हो जाए और उसमें आप सरल भी रहें। आपको दुख में डाला गया, तकलीफ में डाला गया, फिर भी आप सरल रहें। ये आसन रहा। तो उन्होंने कहा स्थिरम सुखम आसनम। फिर क्या होगा? उसमें बोले स्टेजेस बताए गए। क्या स्टेजेस हैं?
तो स्थिर, चिर और सुख। तो पहले आप स्थिर रहना सीखें, फिर उसे लंबे समय तक मेंटेन करें और फिर सुख की अवस्था में पहुंचे। तो बोले वो स्टेज ऑफ जर्नी कहलाती है प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापति विराम, अर्थात फ्रॉम बीइंग एफर्टफुल टू एफर्टलेस। जब आप एफर्टफुल से एफर्टलेस स्थिति में जाएंगे तब वो स्थिति बनेगी आसन की। फिर उन्होंने कहा ऐसा करने से होगा क्या? तो उन्होंने कहा ऐसा करने से हमारे अंदर के सारे द्वंद्व समाप्त हो जाएंगे। ततो द्वंद्व अनाभि गाता। और मनुष्य के सामने प्रतिदिन द्वंद्व है, ये करूं कि वो करूं, हर चीज में द्वंद्व है, हर कार्य में द्वंद्व है। तो बोले डुअलिटीज समाप्त हो। तो ऐसा करके उन्होंने मन को डुअलिटीज खत्म करने की कोशिश की। उसके साथ साथ प्राणायाम का एक और मेथड बताया कि जिससे हम अपने मन को स्थिर और कंट्रोल रख सकें। उन्होंने कहा जो प्राण वायु है वो अगर कम हो जाएगी शरीर में तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर की ऊर्जाएं गिरने लगेंगी। हम सभी अपने जीवन में अनुभव करते होंगे, कुछ कुछ दिन तो हम बहुत एनर्जेटिक रहते हैं और कुछ कुछ दिन हम एकदम सुस्त और डल लगते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ भी मत। अनुभव किया है सबने? तो एक तो ये सूर्य से संबंध है। अगर सुबह सुबह सूर्य नहीं आया 4 घंटा तो आज व्यक्ति डल फील कर रहा है, पर जैसे सूर्य आया तो फिर एनर्जेटिक हो गया। तो आज की एनर्जी सुबह डल चल रही थी, फिर धीरे 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 करके वो उठी। मतलब काम की स्पीड अपने आप से थोड़ी धीरे हो रही है। यस। तो आपको लगा रहे आज क्या हुआ, सूर्य नहीं आया। तो प्राणायाम प्राण वायु को व्यवस्थित करने की बात कही। फिर उन्होंने कहा कि जो हमारी इंद्रियां बाहर भाग रही हैं, सारे 5 इंद्रियां बाहर की तरफ भाग रही हैं, तो अब उसको अंदर की तरफ डाइवर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो बाहर भागेंगी तो भी ध्यान नहीं करने देंगी। अब मैं ध्यान करने बैठा हूँ, बेटा पिक्चर चलोगी क्या? उधर से समोसे की खुशबू आ रही है, फिर आँख खोल के एक आँख से खोल के देखा तो ध्यान में कई लोग ऐसे करते वर्तमान में क्या हो रहा है पता नहीं चला ना, बेचैनी हो रही है अंदर। हाँ, अगर मैं थोड़ी देर बोल दिया आंख बंद करके बैठो तो थोड़ी देर बाद धीरे से ऐसा खोल के देखते हैं क्या कर रहे हैं सब लोग। तो सब बैठे हुए हैं, मैं ऐसा कर रहा हूँ। हाँ होता है। आरती ट्रीटमेंट डायरी दे देंगे। चार चीजें करनी है। हाँ इसीलिए तो प्रत्याहार का अर्थ है कि अपने इंद्रियों को अंदर कंट्रोल में रखना। उसके बाद फिर आता है धारणा। धारणा का अर्थ है वन पॉइंटेडनेस, किसी भी एक वस्तु पर एकाग्र होना। धारणा हम सांस पे कर सकते हैं, त्राटक में हम मोमबत्ती के लौ पे करते हैं, चतुर्थ त्राटक में हम अंगूठे पे करते हैं, या हम अंगूठे पे भी कर सकते हैं। त्राटक हम जैसे करते हैं वैसे हम धारणा ओम पे कर सकते हैं, धारणा हम श्वास पे कर सकते हैं, धारणा हम चक्रों पे कर सकते हैं, धारणा हम स्वास्तिक पे कर सकते हैं। तो एक पर एकाग्र होना, और जब एक पर एकाग्र होंगे तो वही वही रहेगा। तो पहले तो बोल रहे हैं अनेकता से एकता में, फ्रॉम मेनी पॉइंट टू वन पॉइंट। नाउ दिस वन पॉइंट ऑल्सो शुड नॉट बी देयर। द लॉस ऑफ ध्यान की परिभाषा क्या दी?
when the object, seer and seen, when the object, seer and seen तीनों एक हो जाते हैं तो वो ध्यान की स्थिति है। अब फॉर एग्जाम्पल ये पेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कौन देख रहा है? आप देख रहे हैं। तो अभी ये दो लोग हैं और आपके अंदर एक और कोई है जिसमें विचार आते हैं, तो तीन हो गए। एक तो सिर्फ आपके ये शरीर है जो आंखें हैं, पर ये सारा प्रोसेस जाके कहीं और जाकर के प्रोसेसिंग होती है। तो बेसिकली देख तो सिर्फ आंखें रही है, बट समझ कौन रहा है? अंदर कोई है, समन इज देयर इनसाइड हु इज ऑब्जर्विंग दिस। तो ये तीन लोगों के बीच की प्रक्रिया है। तो जब ये तीनों एक हो जाएं तो इसे ध्यान कहा गया। दूसरी परिभाषा ये कही गई, आपको पेन दीजिए। सोचना और जो ऑब्जेक्ट है वो, दूसरी परिभाषा ये दी गई कि इस विचार से अगले विचार तक का जो स्पेस है वो ध्यान है। मेरा ये विचार आया और जितनी देर में विचार शून्य रहा और मेरा अगला विचार जब आया, उसके बीच की अवस्था ध्यान है, वो ध्यान। जब सब कुछ समग्र एक में मिक्स हो जाता है, कुछ नहीं बचता। तो इसलिए वो टाइम के लिए कम हाँ, तो वही टाइम पीरियड बढ़ाना अभ्यास की बात है। अभ्यास की बात है। तो इसीलिए सवितर्क का जब समाधि में तो और द्वंद है ना। समाधि में तो सभी समाधि, निर्बीज समाधि, उसमें और द्वंद है। हम ओम को अगर बीज लेके चल रहे हैं तो बोल रहे हैं ओम भी नहीं चाहिए, निर्बीज होना है, क्योंकि ईश्वर तो सगुण और निर्गुण दोनों है। तो बोल रहे हैं पहले सगुण ईश्वर को माना, अब निर्गुण को मानो। तो निर्गुण में तो हर जगह ईश्वर है, उनको कुछ नहीं चाहिए, ओम भी नहीं चाहिए। ओम भी नहीं चाहिए। वितर्का और सवितर्का, निर्वितर्का। हम तर्क वितर्क कर रहे हैं, अपने अंदर ही हमारे तर्क वितर्क चल रहा है इन्हीं बातों को लेकर के, या कोई वितर्क नहीं है, एक्सेप्ट हो गया। जैसे कहीं मान लीजिए कोई संस्था है, उसमें अध्यक्ष का चुनाव होना है, तो उसमें बहुत सारे लोग तर्क वितर्क देंगे, इनको बनाना चाहिए, ये होना चाहिए। और किसी को बिना किसी तर्क वितर्क के चुन लिया जाए तो उसको निर्विरोध चुनाव बोलते हैं। कि बोले एक सोनिया जी का नाम आगे बढ़ाया गया, बोले इनको अध्यक्ष बनाया जाए, और सब लोगों ने हामी भर दी, बोले इनको बनाया जाए। तो यहाँ पर कोई तो तर्क वितर्क नहीं हुआ, तो दो लोग आएंगे तो तर्क वितर्क होगा, एक ही रहेगा तो योगा में भी बोल रहा है कि ध्यान में भी अगर दो वस्तुएं हैं या एक वस्तु है और एक दूसरी वस्तु नहीं है तो तर्क वितर्क आएगा। जब बोले कोई वस्तु ही नहीं है तो तर्क वितर्क किस बात का? तो धारणा, ध्यान और समाधि। तो समाधि उन्होंने बताया कि टेम्परेरी है और परमानेंट है। टेम्परेरी क्या? मैं गया समाधि में, मैंने उस ईश्वर के स्वरूप से मुलाकात की जो ब्रह्मांड में व्याप्त है और मेरे अंदर में व्याप्त है। मेरी मुलाकात हुई, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी चले जाते थे जंगल में बैठ करके करते थे, और वापस बाहर आकर के मैं फिर अपने दैनिक जीवन कर्म में लग गया। उनकी फीलिंग सोचने से तो ये क्या हुआ? ये जीवित अवस्था में समाधि है, ठीक है। तो ये व्यक्ति को जीव मुक्त अवस्था कहा गया। जीवन मुक्ति मतलब जीते जी भी मुक्त हैं, जीवन मुक्त की स्थिति है, सांसारिक उससे हाँ। और जब इनकी मृत्यु होगी तो इसको कहा गया विदेह मुक्ति, कि उन्होंने शरीर को भी छोड़ दिया तो अब दोबारा उनको शरीर भी नहीं मिलेगा। तो जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। तो योग ये था कि अब आपने वो ज्ञान प्राप्त कर लिया तो संसार की बातों में सिर्फ आपको अपने कर्म करने हैं, संसार की किसी भी व्यवस्था से आपने आपको जोड़ना नहीं। तो उसी को उन्होंने कहा कि आपको एक साक्षी बन के रहना है, आपका भाव एक साक्षी भाव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप गार्डन से गुजरे, वहां फूल था, पसंद आया, तो पसंद आया तो उसको तोड़ करके आप अपने साथ ले आए कि इसको घर में भी इसकी खुशबू लूंगा। कुछ दिनों बाद तो फूल सूख जाएंगे, तो जो पसंद आया था वो ना पसंद आएगा, कचरा बन जाएगा। वैसे ही उन्होंने कहा कि अगर मैं कचरे वाले स्थान से गुजर रहा हूँ और कचरे जैसे ही मैं वहां पहुंचता हूँ तो मैं वहां से नाक बंद करके जोर से भागता हूँ,
ठीक, तो उन्होंने कहा कि वहां से हमने कचरा क्यों नहीं उठाया और उसको साथ अपने क्यों नहीं लेके गए, उसको भी घर में रखते हैं। जब फूल तोड़ा था तो कचरा भी ले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ना, फूल को साथ में आप ले जा रहे हो, फूल को आप साथ में ले जा रहे हो, कचरे को साथ में नहीं ले जा रहे हो। तो उनका ये कहना है कि जब जहां पर रहो उस व्यवस्था से गुजर जाओ एक साक्षी बन करके, उसको साथ ले जाने की जिद मत करो या उसे छोड़ने की जिद मत करो। जो पसंद आएगा उसको साथ ले जाने की कोशिश करोगे और जो पसंद नहीं आएगा उसको छोड़ने की कोशिश करोगे। बोलते ना, छोड़ने की कोशिश करो न ले जाने की कोशिश करो, आप बस वहां से गुजर जाए। और अपने खुशबू वाले स्थान से गुजरे तो उसका आनंद लेके गुजर जाओ, बदबू वाले स्थान से गुजरे तो उसको सहन करते हुए गुजर जाओ, उसको लोग एक्सेप्ट मत करो कुछ भी नहीं। अभी जब आप कोर्ट में जाएंगे तो वहां सवाल जवाब होगा, तो गवाह का क्या काम रहेगा? जो पूछ रहा है इसको। जो पूछ रहा है उसका बताना। अब वो गवाह ना इस पक्ष में बोल सकता है ना उस पक्ष में बोल सकता है, उसको तो वास्तु स्थिति जो हुई है उसको बताना है। जैसे मान लीजिए कि सौम्या जी ने जानवी जी को किताब दी, ठीक, तो जिसने और आपने इसको देखा, तो आपसे पूछा गया है कि क्या हुआ था बताइए, स्वामी जी ने उनको किताब दी, बस मेरे आपको इतना सामने। ही बताना है। अब आप पूरी कहानी बताने लगे, मैं तो आ रही थी और फिर मैं ना थोड़ा सोची कि थोड़ा सा ब्लश कर लेती हूँ, ब्रश कर लेती हूँ। तो मैं ऐसे ही मेकअप का किट खोली और मैं ऐसा मेकअप कर ही रही थी। तो उससे फिर कोई वास्ता नहीं। हाँ, उसको कोई वास्ता ही नहीं है। फिर मैं देखा वहां, मैंने देखा कि जानवी जी जो है पिंक कलर का ड्रेस को पहन के गुजर रही थी और पता वहीं से फिर वो एक नीले रंग की गाड़ी में सौम्या जी आई। ये तो कनेक्शन आप बताते हो सर, अगर आदमी इसको समझने लगे तो समस्या ही नहीं रहे। उसके बाद फिर मैंने देखा कि सौम्या जी जो है वो धीरे धीरे अपने ऐसे बाल को ऐसे ऐसे कर रही थी और जानवी जी जो है वो नाक को ऐसे ऐसे कर रही थी। अरे भाई ये बताओ कि उन्होंने किताब दी थी कि नहीं? जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। नहीं नहीं, और ये जीवन जो वो बताया जाता है मेडिटेशन के टाइम कि अपने थॉट्स को साक्षी भाव से देखो, मतलब वो चीज मुझे इतने सालों में भी समझ में नहीं आया कि साक्षी भाव से देखो कैसे। यही तो जैसे बताया ना कि आपके थॉट अच्छे भी हो सकते हैं और आपके थॉट्स बुरे भी हो सकते हैं। जो अच्छे हैं उनको उनकी तरफ आकर्षित मत हो और जो बुरे हैं उनकी तरफ आकर्षित मत हो। सिर्फ देखो, जो आ रहा है उसको देखो, अच्छा आ रहा है तो देखो, बुरा आ रहा है तो उसको देखो। यही साक्षी, साक्षी का काम क्या है? उसको किसी की तरफ झुकना नहीं है, बस देखना है। तो देखना जब शुरू करते हैं तो थॉट्स आना बंद हो जाता है, मुझे ऐसा फील होता है। हाँ, तो वही तो ध्यान की स्थिति है। जब आप जैसे ही अपने वर्तमान विचारों को देखोगे, यू बिकम थॉटलेस। हाँ, उस टाइम अब थॉट नहीं आता। हाँ, फिर जब मतलब वो ध्यान हट जाता है, फिर थॉट्स आना शुरू हो जाता है। यस। तो मेरे को पहले मतलब मेडिटेशन का स्टार्ट जब हुआ लाइफ में, तो जब वो कराने भी आते तो बेचैनी लगती थी कि मैं भाग जाऊं। और मेडिटेशन सिखाया नहीं जाता, हाँ, ना कोई सीख सकता। वो फर्क मैंने सिर्फ देखा। कंसंट्रेशन के लिए आपको स्टार्टिंग में लोगों की सपोर्ट मिल सकती है। जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि जब व्यक्ति कोई ध्यान का मतलब समझना चाहे तो उसको बैठा करके पहले समझाओ, बता दो ऐसे करना है, बाकी करना उसको खुद कर पड़ेगा। तो सर वही कितना कर लिए लोगों ने। मैं आटा प्लेनिंग में गई, 1 हफ्ते का क्लास की, और वहां भी ये ध्यान जैसी हुआ आँख बंद करो बोलते थे, और तुम्हारे सामने क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिखता, मेरे को तो अकेला दिखता था। सबको कृष्ण दिखते थे, क्या क्या दिखते थे, मैं बोली मुझे कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, तो तो आपने अब जो जो हुआ है अभी, मुश्किल से 2 मिनट के लिए, 3 मिनट बोलो, उससे ज्यादा नहीं, वो धीरे धीरे जाते जाते वहीं कहीं खत्म होता है और अचानक से फिर वापस वापस आता है, जागृत अवस्था में आ जाते हैं। जागृत में। तो वो मेरे को इतना यहाँ सुकून देता है और खूब हल्का समझ उस जैसे मैं सो स्टेट के उठी मैं। उस स्टेट को कहते हैं तुरिया। बस ये फील अभी हो रहा है देखो, बस। हम या तो जागृत हैं या सुषुप्त हैं या स्वप्न की अवस्था में है। जो मेडिटेटिव स्टेट है उसके लिए डेफिनेशन है वर्ड तुरिया।
तुरिया इज ए मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड, अ थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड। ना हम जागृत भी हैं, हम सो भी नहीं रहे हैं, हम स्वप्न में भी नहीं है। तो वो जो स्टेट ऑफ माइंड है इसको कहलाती है तुरिया स्थिति, मन की तो तुरिया वो स्थिति। सिर्फ कभी कम कभी ज्यादा अपने आप होते रहता है। और जैसे परिवर्तन बाजू में रहेगा। घर बन रहा है, वो ड्रिलिंग मशीन चल रही है, तो भी उस स्थिति में आपको वो सुनाई नहीं देती। ये होता है, होता है। पर वो लंबा नहीं होता सर। देखिए जब एक फकीर के लिए कहा गया कि वो उसको तीर लगा, तो पहले के जमाने में क्लोरोफॉर्म जैसी दवाई नहीं होती थी, तो किसी ने सजेस्ट किया, बोले जब ये नमाज पढ़ने बैठे तब निकाल लेना। तब वो इतना ध्यान में मग्न हो जाता है कि उसको उस तीर निकालने का एहसास भी नहीं होता, क्योंकि हम शरीर के बियॉन्ड चले जाते हैं। तो ये है अष्टांग योग के बारे में। तो सर ये अभ्यास और- करते करते बढ़े कुछ बिल्कुल बिल्कुल। है। सर समाधि की स्टेट में बॉडी की ग्रोथ होती है जो नॉर्मल ग्रोथ बॉडी की होती है एज जैसे बढ़ते जाती है, तो जब वो समाधि स्लो डाउन हो जाती है, फूड इनटेक भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, तो बॉडी का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। पर हम लोग वो वाला फूड नहीं ले रहे होते हैं, बट हम यूनिवर्स से सब्टल फूड ले रहे होते हैं, सब्टल वाटर, सब्टल एयर, सब्टल एनर्जी, वो ले रहे, तो वो दिखाई, इसलिए सस्तम करता है। सब्टल चीजें जा रही होती हैं, यही कहा गया कि सूक्ष्म पानी, सूक्ष्म वायु, इससे हमारा शरीर काम कर रहा होता है। ठीक है, तो अष्टांग योग के बारे में और आपको अगर जानना हो तो मैं आने वाले सत्र में आपको बता दूंगा। आज का सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं। आप प्रैक्टिकल की तरफ जाएं और रेड स्नान, गर्म कटी स्नान, ऐसे उपचार लीजिए। ठीक है, थैंक यू।